वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मटन वाला। अरे जगन भाई, मुझे 2 किलो मटन दे दो। आज घर पर मेरे दोस्त आए हुए हैं तो सोचा उनको आज दावत दे दूं। अरे भाई, हमें नहीं बुलाओगे दावत पर? अरे हम भी तो तुम्हारे दोस्त जैसे ही हैं। अरे भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जगन भाई, आप भी मेरे घर पर दावत खाने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए वही काफी है। फिर जगन उस व्यक्ति को 2 किलो मटन पैक करके दे देता है। ठीक है जगन भाई, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद एक और व्यक्ति जगन की दुकान पर आता है। और जगन भाई, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी मटन की दुकान? बस बढ़िया भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है। और आप बताइए, क्या काम है? बस कुछ नहीं जगन भाई, आज मटन की सब्जी खाने की याद आ गई तो सोचा आपसे मटन लेता चलूं। मुझे 1 किलो मटन दे दो। ठीक है भाई, मैं अभी तुम्हें 1 किलो मटन देता हूँ। जैसे ही वो व्यक्ति जगन को पैसे देने के लिए अपना पर्स अपनी जेब में टटोलता है, लेकिन उसकी जेब से उसका पर्स गायब था। अरे जगन भाई, लगता है मेरा पर्स कहीं गिर गया है। अब मैं आपको आपके मटन के पैसे कैसे दूंगा? अरे कोई बात नहीं भाई, आप मुझे कल आकर पैसे दे देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगन भाई। आज तो मेरा सारा मटन बिक गया, शाम भी हो चुकी है, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। जगन बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसके इसी व्यवहार के कारण उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी और गांव के सभी लोग जगन से ही मटन खरीदा करते थे। शाम होने पर जगन अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। अरे ओ भाग्यवान, जरा मेरे लिए भी 1 गिलास पानी तो लेकर आना, बहुत तेज प्यास लग रही है। ए जी, आप आ गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर विनीता जगन को 1 गिलास पानी लाकर देती है। अरे भाग्यवान, ये रघु कहाँ गया? कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। गया होगा कहीं अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने। मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। अरे मेरी तो एक भी नहीं सुनता है। घर आने दो इसे, आज तो इसकी खैर नहीं, मार मार कर इसकी खाल उधेड़ दूंगा। जगन ये कह ही रहा होता है कि वहाँ पर रघु आ जाता है। क्यों रे नालायक, कहाँ था तू इतनी देर से? ये कोई समय है घर पर आने का? अरे पिताजी, आप तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी जाऊँ। क्यों रे नालायक, ये कोई तरीका है तेरे पिताजी से बात करने का? क्या हमने तुझे यही शिक्षा दी थी कि तू अपने पिताजी से ऐसे बात करे? माँ, तुम तो चुप ही रहो, हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रघु की ये बात सुनकर जगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रघु को एक डंडे से बहुत मारता है। अरे पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत तेज लग रही है। अरे माँ, मुझे बचाओ, नहीं तो पिताजी आज मुझे मार ही डालेंगे। ए जी, इसे छोड़ दीजिए, अब ये कभी ऐसा नहीं करेगा। अब कल से तू मेरे साथ दुकान पर चलेगा और मेरे काम में हाथ बटाएगा, तभी तू इस घर में रह सकता है। ठीक है पिताजी, कल से मैं आपके साथ दुकान जाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन से दोनों बाप बेटे अपनी मटन की दुकान को संभालने लगते हैं। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मेरी मदद कर बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अबे ओए भिखारी, चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। अबे जाता है कि दू एक कान के नीचे। रघु, ये कोई तरीका है लोगों से बात करने का? अरे पिताजी, इनका तो रोज का हो गया है, अगर हम इनको रोज पैसे देते रहे तो हमारा मुनाफा कैसे होगा? अगर हम इनको 2 पैसे दे देंगे तो हम गरीब नहीं हो जाएंगे। फिर जगन उस भिखारी को कुछ पैसे दे देता है और वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। पिताजी, अगर आप ऐसे ही रोज किसी न किसी लोग पर उपकार करते रहेंगे तो फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? बेटा, हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमें कभी भी निराश नहीं करेगा।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जगन की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और फिर एक दिन, ए जी, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। हमें तुरंत ही वहाँ पर जाना होगा। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आज ही तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे। रघु बेटा, हमें आने में कुछ दिनों का समय लग सकता है, तब तक तू अपनी दुकान संभाल लेना। हाँ हाँ पिताजी, आप निश्चिंत होकर जल्दी वहाँ जाइए, हमारी दुकान मैं संभाल लूंगा। और फिर जगन और बेनीता वहाँ से चले जाते हैं और रघु भी अपनी दुकान पर चला जाता है। पिताजी तो सबको फ्री में मटन बांट देते हैं, अब मैं दुकान को अपने हिसाब से चलाऊंगा। रघु ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति मटन लेने के लिए आ जाता है। अरे भाई, आज तुम दुकान पर हो? क्या हुआ, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? अरे तुझे उनसे क्या, और दुकान पर कोई भी हो, तुझे तो सिर्फ मटन से मतलब होना चाहिए ना। अरे भाई भाई, माफ करो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन तुम तो मुझ पर भड़क गए। चल हाँ, काम क्या है पहले ये बता। भाई मुझे 3 किलो मटन चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब तक तुम मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें कल मटन के पैसे दे दूंगा। ये दुकान क्या तेरे पिताजी की है जो तुझे उधार मटन दे दूं? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ से चलते बनो। रघु बहुत ही लालची और अकड़ू स्वभाव का व्यक्ति था। वो कभी भी किसी ग्राहक को उधार मटन नहीं देता था। ऐसे ही रघु की दुकान कुछ दिनों तक अच्छी चलती और फिर एक दिन, मुझे अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा, और अगर मैंने ज्यादा मुनाफा कमाया तो पिताजी मुझसे खुश हो जाएंगे। और तभी रघु के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने आप से कहता है, अगर मैं कहीं से खराब मटन लाकर अपनी दुकान पर बेचूं तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन से रघु बाजार जाकर कुछ दिनों का बासी मटन ले आता है, जो उसको वो मटन कम दामों में मिलता है और वो उसी बासी मटन को अपनी दुकान में ज्यादा दामों में बेचने लगता है। अब से मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी। और तभी रघु की दुकान पर गांव का मुखिया आ जाता है। अरे भाई रघु, कल मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे पूरे 50 किलो मटन चाहिए। क्या मुझे 50 किलो मटन मिल सकता है? अरे हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपको 50 किलो मटन दे देता हूँ। तो ठीक है रघु, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को रघु अपना सारा मटन बेचकर घर आ जाता है। अरे वाह वाह, आज तो मुझे तिगुना मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही रोज मेरी दुकान चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम अमीर हो जाएंगे। अगले दिन सभी बाराती मुखिया जी के घर दावत खाने के लिए आते हैं। सभी बारातियों, पेट भर के मटन की सब्जी खाओ। मैंने तुम सभी के लिए स्पेशल मटन की सब्जी बनवाई है। सभी बाराती पेट भर के भोजन करने लगते हैं और तभी अचानक एक बाराती की तबीयत खराब हो जाती है और वो मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता। मेरे भी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई मुझे अस्पताल ले चलो। देखते ही देखते सभी बारातियों की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उन सभी को मुखिया जी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। अरे डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब लोग अचानक से बीमार कैसे हो गए? देखिए मुखिया जी, इन सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है। जरूर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खाया है। लेकिन सभी खाना तो मैंने अपने आंखों के सामने बनवाया है, तो फिर इन सबको फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? जरूर उस रघु के मटन में कुछ घोटाला है। मुझे जल्दी ही पता लगवाना होगा। फिर मुखिया गुस्से में एक फूड इंस्पेक्टर को लेकर रघु की दुकान पर पहुंच जाता है। क्यों रे रघु, सच सच बता कि तूने इस मटन में क्या मिलाया है? अरे मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस मटन में कुछ भी नहीं मिलाया है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसके मटन की जांच कीजिए।
और फिर फूड इंस्पेक्टर रघु के मटन की जांच करता है और मुखिया जी से कहता है। अरे मुखिया जी, ये मटन तो खराब है, इसको खाकर तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। क्यों रे रघु, खराब मटन बेचता है? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे, इसे जेल के अंदर डाल दो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। जैसे ही वो इंस्पेक्टर रघु को ले जा रहा ही होता है कि तभी वहाँ पर रघु के माता पिता आ जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारे बेटे ने मुखिया जी को खराब मटन दिया है, जिसको खाकर मुखिया के सभी बाराती बीमार हो गए। पिताजी, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये इंस्पेक्टर मुझे नहीं छोड़ेंगे। पिताजी, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। तुझे बाजार से खराब मटन लाने की क्या जरूरत थी, बता। पिताजी, ज्यादा मुनाफे के लालच में मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो तूने की है, सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। अब चल मेरे साथ। और फिर वो इंस्पेक्टर रघु को पकड़कर ले जाता है और जगन और उसकी माँ कुछ भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अजीत भाई, 2 किलो अच्छा वाला चिकन दे दीजिए। जी मालिक, अभी देता हूँ। अजीत की दुकान से काफी सारे लोग चिकन खरीद रहे थे। तभी अजीत बारी बारी सबको चिकन देता है। थोड़े समय बाद सब ग्राहक चिकन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रोज रोज इतना सारा चिकन बिकने पर भी मुझे ज्यादा मुनाफा ही नहीं मिल रहा है। कालू भाई कितनी महंगी मुर्गियाँ दे रहा है मुझे। एक मुर्गी के पीछे बस 30 रुपए ही मुनाफा मिल रहा है मुझे। शाम तक अजीत अपनी दुकान का सारा चिकन बेचकर उसी गांव गोंदपुर गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसकी पत्नी सरला और बेटा आयुष ये दोनों बैठे थे। तभी अजीत घर में आकर उदास बैठ जाता है। क्या हुआ जी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं सरला, चिकन तो रोज रोज बहुत बिक रहा है मेरा, पर बचत 1 पैसे की भी नहीं हो रही है, ना ही मुनाफा अच्छा मिल रहा है। कालू भाई इतनी महंगी मुर्गियां दे रहा है मुझे कि मुनाफा ज्यादा आ ही नहीं रहा। पिताजी, मैंने सुना है कि शहर में एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म है, वहाँ काफी सस्ती मुर्गियाँ मिलती हैं, तो आप वहाँ से क्यों नहीं ले लेते मुर्गियाँ? हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर मुझे शहर जाने का समय ही नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, कल शहर जाकर मैं देख ही आता हूँ। अजीत अपने इस परिवार के साथ सालों से अपने छोटे से घर में रहता आ रहा है। अजीत की उसी गांव में एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो चिकन बेचता था। आयुष उसी गांव की एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता है। अजीत का चिकन गांव में तो बहुत बिकता है, पर उसे मुनाफा उतना नहीं मिलता जितना वो चाहता है, क्योंकि वो जहां से मुर्गियां लाता है वो कालू उसे काफी महंगे दाम में मुर्गियां देता है। अगले दिन अजीत पास वाले शहर आता है और वहां मुर्गियों के फार्म की तलाश में एक चमन नाम के सेठ के पास आता है। हाँ, मेरा बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म है, बोलिए कितनी 1000 मुर्गियां चाहिए? अरे मालिक, कितनी 1000 नहीं, मुझे रोज की केवल 20 मुर्गियां ही चाहिए। क्या दाम लेंगे आप एक मुर्गी का? वैसे तो मैं एक मुर्गी 80 रुपए में बेचता हूँ, पर तुम गांव से आए हो तो 60 रुपए दे देना एक मुर्गी के। अरे वाह, 60 रुपए की एक मुर्गी! गांव में तो कालू 120 रुपए की मुर्गी बेचता है, और यहाँ इतनी सस्ती मुर्गी मिल रही है। ठीक है मालिक, मैं रोज आपसे 30 मुर्गियां ले जाऊंगा। ये लीजिए 30 मुर्गियों के पैसे। देखिए, सामने मेरी मुर्गियों का फार्म है, वहाँ मेरे कुछ आदमी काम कर रहे हैं, उन्हें जाकर मेरा नाम बोलिए, वो तुम्हें 30 मुर्गियां दे देंगे। अजीत चमन के बड़े से फार्म में आता है। चमन का बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म है, जहाँ हजारों की तादाद में मुर्गियां थी। बाप रे, यहाँ तो कितनी सारी मुर्गियां हैं। बोलिए, क्या काम है? मुझे 30 मुर्गियां चाहिए। मैंने आपके मालिक को पैसे दे दिए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ से मुर्गियां ले लूं। तभी शेखर अजीत के लिए 30 मुर्गियां निकालता है
और अजीत के सामने ही एक छोटे सी मुर्गी के बच्चे को एक इंजेक्शन देता है। ये देखकर अजीत शेखर से पूछता है, अरे भाई, आपने इस बच्चे को इंजेक्शन क्यों दिया? किसी को बताना मत, ये ना एक खतरनाक किस्म का केमिकल है। इसे इंजेक्शन में डालकर छोटी मुर्गी को देने से 2 दिन में ही वो छोटी मुर्गी बड़ी मुर्गी बन जाती है। हम अपने फार्म्स में ऐसे ही मुर्गियों को जल्दी बड़ा करते हैं। ये सुनकर अजीत के होश उड़ जाते हैं। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। सुनिए भाई, मुझे भी ये केमिकल दीजिए ना। 5,000 रुपए लगेंगे इसके। तभी अजीत शेखर को 5,000 रुपए देता है। तो शेखर चुपके से 10 केमिकल की बोतल और एक इंजेक्शन एक पॉलिथिन में लाकर अजीत को देता है। अच्छा सुनिए, हमारे पास एक दवाई और है जिसे आटे में मिलाकर मुर्गियों को खिलाने से उन मुर्गियों का वजन 2 ही दिन में 2 गुना हो जाता है। पर उस दवाई के 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 तो बहुत ज्यादा है, पर दवाई लेने पर कमाई भी तो अच्छी होनी चाहिए मेरी। अजीत वो केमिकल और मुर्गियां लेकर अपने गांव आता है और अपने परिवार से केमिकल की बात छुपाकर गांव के साहूकार से 10,000 रुपए कर्ज लेता है और शहर जाकर शेखर से वो दवाई भी खरीद लेता है। रात का समय सरला आयुष सो चुके थे। तभी अजीत अपनी 20 मुर्गियों को केमिकल इंजेक्शन लगाकर उन्हें आटे में दवाई मिलाकर खिला देता है। अब 2 दिन के बाद ये 1-1 किलो की मुर्गियां 3-3 किलो की हो जाएंगी। अजीत इस खतरनाक काम को अंजाम दे रहा था। इस बात की खबर सरला आयुष को नहीं थी। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। तभी अजीत अपनी मुर्गियों को देखता है तो उसकी मुर्गियां सच में 1 किलो वजन से 3 किलो वजन के बराबर हो चुकी थी। तभी अजीत 10 मुर्गियों को दुकान में लाता है और सारे दिन में उन मुर्गियों का चिकन बेच देता है। रोज के मुकाबले आज अजीत को काफी ज्यादा मुनाफा मिलता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! आज तो अच्छी कमाई हो गई मेरी। अजीत घर आता है। आधी रात का समय। एक काम करता हूँ, अपनी इन मुर्गियों को और इंजेक्शन लगाकर दवाई खिला देता हूँ ताकि ये मुर्गियां और बड़ी और वजनदार हो जाएं। अजीत के मन में लालच जाग चुका था। इसी तरह अजीत रोज रोज गांव वालों को केमिकल और दवाई मिला चिकन बेचने लगा और खूब पैसा कमाने लगा। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अजीत का केमिकल मिला चिकन खाकर गांव में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। एक दिन रमेश अजीत की दुकान पर आता है। अजीत भाई, आधा किलो चिकन दे दीजिए। रमेश भाई, आप इतना कम चिकन क्यों ले रहे हो? वो क्या है ना, अचानक घर में सब बीमार हो गए हैं, इसीलिए आज कम चिकन लेना पड़ रहा है। रमेश अजीत से चिकन लेकर चला जाता है। तभी आयुष की स्कूल का टीचर मोहित अजीत की दुकान पर आता है। अब अजीत को पता नहीं था कि मोहित आयुष की स्कूल का टीचर है। सुनिए भाई साहब, कल मुझे 30 किलो चिकन चाहिए। मिल जाएगा इतना चिकन आपके पास? जी साहब, मिल जाएगा। अच्छा, ये लीजिए एडवांस पैसे। कल आप 30 किलो चिकन तैयार रखना। मोहित वहां से जाने लगता है। अब कल अपने जन्मदिन पर मैं स्कूल में अपनी ओर से सारे बच्चों को खाना खिलाऊंगा। सब बच्चे और टीचर बड़े खुश हो जाएंगे। कल मोहित का जन्मदिन है और इस खुशी में वो कल स्कूल में खाने का प्रोग्राम करने जा रहा था। इधर अजीत। आज तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब घर जाकर मुर्गियों को कई सारा केमिकल और दवाई खिला देता हूँ ताकि कल तक सारी मुर्गियों का वजन बढ़ जाए। आधी रात का समय सरला आयुष सो चुके थे। तभी अजीत अपनी मुर्गियों को भर भर कर कई सारा केमिकल और दवाई खिलाता है। तभी ये सारी घटना पीछे खड़ी सरला देख लेती है। अब बस जल्दी से ये मुर्गियां केमिकल और दवाई से बड़ी और वजनदार हो जाएं और कल मेरे पास 30 किलो चिकन आ जाए। अजीत जी, ये क्या किया आपने? सरला को देखकर
अजीत के होश उड़ जाते हैं। सरला, तुम? ये सब क्या चल रहा है अजीत जी? आप मुर्गियों को ये केमिकल और ये खतरनाक दवाई खिलाकर इनका वजन और मोटापा बढ़ा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अगर इन मुर्गियों का चिकन खाने से लोग बीमार हो गए तो होने दो बीमार, हमें क्या? हमें बस पैसे से मतलब है। लोग बीमार हो ना हो उससे हमें क्या? नहीं अजीत जी, ये गलत है। आप लोगों की भावनाओं के साथ ऐसा गंदा खिलवाड़ मत कीजिए। लोग कितने विश्वास से आपके पास आकर आपसे चिकन खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि आप उन्हें अच्छा चिकन देंगे। पर आप तो लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। देखो सरला, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। और खबरदार, जो तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मत कीजिए ऐसा अजीत जी, ये गलत है। सरला अजीत को काफी मना करती है, पर अजीत उसे डरा धमका कर चुप बिठा देता है। अगले दिन अजीत मोहित को वही ज्यादा मात्रा में केमिकल दवाई मिला चिकन दे देता है और मोहित उसे स्कूल में लाकर उससे खाना बनाता है और स्कूल के सारे बच्चे और आयुष वही केमिकल दवाई मिला चिकन खा लेते हैं। थोड़े समय बाद अचानक बच्चों के मुंह से और आयुष के मुंह से खून निकलने लगता है और सब बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अजीत ने चिकन में इस बार काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल दवाई मिला दिया था। तभी बच्चों की हालत देखकर सब टीचर उन बच्चों को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जब ये बात अजीत सरला को पता चलती है तो वो तुरंत आयुष के पास हॉस्पिटल में आते हैं। मेरा बच्चा आयुष, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मोहित सर, बच्चों की ऐसी हालत चिकन खाने से हुई है। आपने स्कूल में जिस चिकन का खाना बनाया था उस चिकन में काफी ज्यादा मात्रा में एक खतरनाक कैमल जहर पाया गया है। उसी की वजह से बच्चों की हालत इतनी गंभीर हो गई। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब ये वही आदमी है जिससे मैंने चिकन खरीदा था? बता, क्या मिलाया था तूने अपनी चिकन में? बता। मोहित और सब अजीत को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। मना किया था मैंने आपको अजीत जी कि चिकन में आप केमिकल दवाई मत मिलाइए। देख लीजिए उसका परिणाम। आज हमारा बच्चा और बाकी बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तभी सब पुलिस को बुलाते हैं, जिसके बाद चिकन में जहरीला केमिकल मिलाने के जुर्म में और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में अजीत को हवालात में डाल दिया जाता है। और इधर सरला अपना घर, अपनी दुकान, अपना सब कुछ बेचकर उन सारे बच्चों का इलाज का पैसा देती है। और जैसे ही आयुष और सब ठीक होते हैं, तभी सरला आयुष को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और अजीत जेल में बैठकर अपने किए को याद करके खूब रोने लगा। इसीलिए कहते हैं कि लालच कभी ना करो, लालच करना बुरी बला है।